रणनीति लड़ाई में किया जाता है, यहाँ लड़ाई का तो कोई बात है नहीं, तो रणनीति बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक सक्रियता की बात है, तो सक्रियता की परिभाषा क्या है, इसको आप परिभाषित करें तो मैं उसका ठीक से जवाब देने के लिए तैयार हूँ। राजनीतिक रूप में भागीदारी आपकी कम देखी जाती है, क्योंकि रघुवंश बाबू जिस पार्टी से पहुंचे अंतिम जीवन के अंतिम क्षणों तक रहे, और क्या लगता है वो राजनीतिक रूप से आप उनकी विचारधाराओं को लेकर आगे बढ़ेंगे राजनीतिक क्षेत्र में? काहे नहीं बढ़ेंगे उनकी विचारधारा को लेकर के। उनकी विचारधारा को, उनकी जो विचारधारा थी या उनका जो सिद्धांत था, उस पर अगर आप देखेंगे तो अमल करना या चलना सबके बस की बात नहीं है। और सबके बस की बात क्यों नहीं है, ये भी आप मीडिया के सदस्य हैं, आप लोगों को इस बात को उठाना चाहिए कि उनके सिद्धांत पर आज कितने लोग चल रहे हैं और उनके सिद्धांत पर चलना कितना कठिन है लोगों के लिए। अब लोगों को मालूम नहीं है, हम उस चीज़ पर आप कहिएगा, आपके पास समय होगा तो हम बताएंगे कि रघुवंश बाबू बिना जेब में पैसा लिए हुए इलेक्शन लड़ते थे। उनकी सैलरी से जो एमएलए 77 से लेकर के अगर आप देख लीजिए, हम आपके सामने हैं, मांझी जी हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, वो बार बार इस बात को उठाते हैं कि अफसर और नेता के जो बाल बच्चा है उनको सरकारी स्कूल में पढ़ना चाहिए। हम लोगों का जब जन्म हुआ, पढ़ाई लिखाई शुरू हुई, तो हम लोग पटना के एक प्रतिष्ठित स्कूल में पढ़ते थे। जब 5वीं में पहुँचे तो मेरे पिताजी ने मेरा नाम वहाँ से कटवा करके, बेलसंड से जीते थे, बेलसंड में एक मिडिल स्कूल था, उसमें से नाम कटा करके हमको वहाँ भेज दिए पढ़ने के लिए। अब वो ऐसा स्कूल था जिसमें छप्पर से पानी चूता था, जब बारिश होती थी तो चौकी एन्ने से ओन्ने करना पड़ता था कि भाई कहाँ सोया जाए। और सवेरे में जो वहाँ नाश्ता मिलता था, जिस दिन हम पहले दिन गए थे, जो नाश्ता हम लोगों को मिला था दही चूड़ा नीमक। हमको चीनी बहुत पसंद था, और वहाँ सभी लोगों को, उस समय वैसे भी गरीबी थी, बहुत लोग दही चूड़ा नीमक खाते थे, और वहाँ पर मिलने लगा दही चूड़ा नीमक। और हम कहे कि हम खाना कैसे खाएं, तो दही चूड़ा नीमक हमको खिला रहा है। और सारे बच्चे दही चूड़ा नमक ही खाते थे, चीनी कोई खाता ही नहीं था। तो बगल में कोई था जिसकी वहाँ पर चीनी मिल है, इसकी खेती होती थी, उसका अपना गुड़ का ही था। तो आया हमसे एक दिन भेंट करने के लिए, तो पूछा से कोई दिक्कत है, तो हम कहे दिक्कत तो कोई नहीं है, बाकी यहाँ तो दही चूड़ा के साथ नमक दे देता है, गुड़ नहीं देता है, चीनी नहीं देता है। तो वो अपना घरे से गुड़ ला करके दिया, तो हम गुड़ खाना शुरू किए। तो हम लोगों को पूरी ज़िंदगी उनकी जो सैलरी होती थी, शुरू में 1300 रुपया सैलरी थी, बाद में 1400 रुपये हुआ, बाद तक 2020 तक जब तक हम लोग नौकरी नहीं किए, तब तक सिर्फ़ और सिर्फ उनकी सैलरी, जो उनका तनख्वाह आता था, दरमाहा आता था, उसी से हम लोगों का घर चलता था। और हम लोगों की फ़ीस कभी भी समय पर नहीं जाती थी, कभी भी। मेरे पिताजी ने अपनी पूरी ज़िंदगी में एक गाड़ी नहीं खरीदी, वो गाड़ी नहीं खरीद पाए। हम सोचे थे कि इधर पिछला इलेक्शन में हम आए थे, सोचे थे कि हम गाड़ी खरीद देंगे। तो आप हमको ये बताइए कि उनके सिद्धांत पर चलने वाला कै गो लोग है आज की तारीख में। जनता से जनता ही नहीं पूछती है। एक जो फॉर्चूनर पर एक नेता आता है, एक फॉर्चूनर की कीमत कितनी है, कितनी कीमत है, उस पर टैक्स कितना लगता है। हम एक बार फॉर्चूनर की कीमत देखे थे, उस पर टैक्स 5 लाख रुपया था, उतना में एक छोटी गाड़ी आ जाएगी। तो नेता लोग इतना पैसा लाते कहाँ से हैं? मेरे पिताजी तो पूरी ज़िंदगी दूसरे ही की गाड़ी पर चढ़े, अपनी गाड़ी नहीं खरीद पाए। ये उनका सिद्धांत था। उनके समकक्ष के नेता लालू प्रसाद यादव भी है, तो नहीं, आप हमारा बात नहीं पूरा होने दिए। तो जहाँ तक उनके सिद्धांत पर चलने की बात है, उनके सिद्धांत पर चलना बहुत कठिन है आज की तारीख में। शायद अच्छा, वो कठिन क्यों है, ये भी आपको सवाल पूछना चाहिए कि कठिन क्यों है। तो चुनाव में इतना खर्चा क्यों होता है, ये सवाल पूछिएगा ना आप। मीडिया के लोग हैं, चुनाव में इतना पैसा क्यों खर्चा होता है? आप के कारण नहीं, तो इस सरकार चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव का जो खर्च का सीमा है 90 लाख रुपया कर दिया है। बिहार की पर कैपिटा इनकम 60,000 रुपया से कम है। एक आदमी एक साल में, अपडेटेड पुराना वाला तो 50-52 हज़ार है, एक साल में ऑन एन एवरेज 52,000 रुपया 53,000 रुपया कमाता है। आप हमको जोड़ के बताइए कि एक आदमी अगर चुनाव लोकसभा का लड़ना चाहे तो उसको कै बरिस काम करना पड़ेगा। जोड़ करके हमको 15 बरिस काम करेगा तो उसको 90 लाख रुपया होगा।
उससे ज़्यादा 17-18 साल काम करेगा और खाएगा पिएगा तो 30 साल काम करके 90 लाख बचाएगा तब ना जा करके इलेक्शन लड़ेगा। तो सरकार या जनता को ही सवाल करना ना चाहिए न कि जो आम आदमी है। जब आप पढ़ाई मैनेजमेंट की पढ़ाई कीजिएगा उसमें पढ़ाया जाता है बैरियर्स टू एंट्री कॉरपोरेट सेक्टर में, बिजनेस के केस में रिलायंस जियो का आप एग्जांपल देख लीजिए। आज 17, 18, 19 कंपनियां हुआ करती थी टेलीकॉम के क्षेत्र में, आज कितनी हैं? 3। एक रिलायंस जियो, दूसरा भारती एयरटेल और तीसरा वोडाफोन और आइडिया जो मर्ज कर गया है। आज की तारीख में वहाँ किसी की एंट्री हो सकती है? नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है? बिकॉज उतना खर्चा कोई कर ही नहीं सकता है। सेम है आपके इलेक्शन में कि भाई आपका पर कैपिटा इनकम मेरा 55,000 रुपया है, ऑन एन एवरेज एक आदमी 55,000 रुपया साल में कमा रहा है और चुनाव का खर्च है 90 लाख रुपया, तो कौन लड़ेगा इस इलेक्शन को? इस इलेक्शन को वही ना लड़ेगा जिसके पास 2 करोड़ 5 करोड़ 7 करोड़ रुपया रहेगा, वही ना इस इलेक्शन को अफोर्ड कर सकता है। तो न इसको मीडिया उठाता है, आप लोग तो कभी उठाते नहीं हैं, सवाल पूछते हैं 1000। अरे आप ऐसा सिस्टम बनाइए ना कि जो आम आदमी है जो बड़े नेता को जा करके चैलेंज कर सके कि हम 50,000 में इसके खिलाफ लड़ करके इसको हरा देंगे। लेकिन आप ऐसा सिस्टम बनाए हुए हैं कि जिसको 5 करोड़ हो नहीं, उस सपने नहीं देखेगा इलेक्शन लड़ने का। कहीं ना कहीं चुनाव पूरी तरह से पैसे वालों के लिए नहीं, पैसे वालों के लिए कैसे हम मान लें कि पैसे वाले? देश हमारा है, संविधान हमारा है, जनता मालिक है। तो जनता जो कहेगी सो ना होगा कि कह देने से कि चुनाव पैसा वाला का है। पैसा हम सिस्टम को बदल देंगे, जो कानून बना है उस कानून को मैं बदल दूंगा। ये कहने से कि पैसा वाला के तो हम खदेड़ के भगा। लेकिन बात है कि लोगों को ये बात उठाना चाहिए कि भाई हम कह रहे हैं बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, सब लोग इनको मानेगा, लेकिन इनके पास पैसा नहीं है। तो इनके पास पैसा नहीं है तो इनको क्या पूछ रहा है आज की तारीख में? हमारे पिताजी सिर्फ अगर 2019 का छोड़ दीजिए, शंकर झा थे, सीतामढ़ी के इनके स्टूडेंट थे, बहुत गरीब थे, साइकिल पर अखबार बांटा करते थे, लेकिन धीरे धीरे मेहनत लगन से इंटेलिजेंट आदमी थे, भारी बिजनेस क्रिएट किए। शुरू से लेकर के अंत तक मेरे पिताजी के इलेक्शन के नॉमिनेशन का जो पैसा डिपॉजिट होता है उन्हीं के यहाँ से आता था। तो हम इनके सिद्धांतों को लेकर के आप अगले लोकसभा चुनाव में क्या अपनी दावेदारी ठोकेंगे? क्योंकि रघुवंश बाबू के सिद्धांतों को वैशाली कहीं न कहीं। आप कहाँ दावेदारी ठोकने की बात कर रहे हैं? सवाल पूछिए तो साफ पूछिए। दावेदारी किसके सामने? दावेदारी तो ठोका जाता है किसके? परिवर्तन की बात। देखिए हमारा सिद्धांत दूसरा है हमसे ही पहले भी कि आपकी एक्टिविटी कम देखी जा रही है। देखिए हम इस चीज़ में विश्वास करते हैं कि वैशाली से हमारा रिश्ता 25 साल पुराना है। मेरा घर भी वैशाली में है, लेकिन वैशाली जिला में है, वैशाली संसदीय क्षेत्र में नहीं है। हम लोगों से जो रिश्ता मेरे पिताजी का था हम वो बरकरार रखना चाहते हैं। समय आने पर अगर राजनीति में जो होगा सो देखा जाएगा, लेकिन हमारा प्रायोरिटी दूसरा है। हम ही नहीं कह रहे हैं कि भाई हम टिकट से ले लें, हम इलेक्शनें लड़ जाए। ज़िंदगी में इलेक्शन लड़ने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या? हम कह रहे हैं मेरे पिताजी 45 साल रहे हैं, 45 साल 11 बार जीते हैं, 11 टर्म रहे हैं। इनसे ज़्यादा शरद पवार ही या करुणानिधि ही रहे हैं देश में। हमारे घर में पक्का अभी भी नहीं है। हम अपना पैसा से पक्का बनवाए। जब पक्का लगवाने की बात हुई तो ये गुस्सा गए हम पर, कहे से हम गोबर से निभाएंगे, आप जाइए, आपको पैसा है तो जहाँ जा कर के खरीद लीजिए, लेकिन छोड़ दीजिए, हमारा जैसे है वैसे रहने दीजिए। हमारे घर के सीढ़ी में रेलिंग नहीं था। ये हम उस समय की बात कर रहे हैं जब वो केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री थे, उस समय की बात कर रहा हूँ। ये समझने वाली बात है, मेरे घर के सीढ़ी में रेलिंग नहीं था। एक बार लालू जी आ गए, आए, पापा ऊपर में बैठे हुए थे, वो नीचे बैठे नहीं, कहे रघुवंश बाबू कहाँ है, हम ऊपरे चल जाते हैं। और जब वो सीढ़ी पर गए तो सीढ़ी पर जा कर के धकमका गए। भाई किसी को भी सीढ़ी में रेलिंग होता है, पकड़ के चढ़ने की आदत होती है। आप ऐसा देखे हैं कहूँ कि सीढ़ी में रेलिंगें नहीं है? अब जब वो आधा पर चढ़ गए तो कहे कि अरे तो रेलिंगें नहीं है, तो भाई थोड़ा सा साइकोलॉजिकल हो जाता है कि भाई सीढ़ी है या रेलिंग नहीं है। तो कहे रघुवंश बाबू ये सीढ़ी में रेलिंगें न है, यहाँ से ये ठीक बात न है, से कोई गिर उठ जात से अपने हम 10 दिन बाद फिर आएम अपने में रेलिंग लगवाओ, बुझे? तो
वो हमको फ़ोन किए से लालू यादव आए थे, से कहे से 10 दिन में से हम 10 दिन बाद आएंगे चेक करने के लिए, से अपने में रेलिंग लगवाओ, से यहाँ जल्दी रेलिंग लगवाओ। तो हम दिल्ली से ख़रीद करके भेजे और वहाँ से मिस्त्री को भेजे तो हमारे घर में रेलिंग लगा। तो पॉइंट है यहाँ पर कि हमारा जो प्रायोरिटी है, हमारी जो प्राथमिकता है कि हमारा जो रिश्ता है वैशाली के लोगों के साथ वो कायम रहे। इससे ज़्यादा हम अभी कुछ नहीं सोच रहे हैं। दावेदारी लोग अगर कहेगा, हम अपना टिकस के लिए किसकी लड़ाई अगर लड़नी है तो पार्टी से टिकस मांगना पड़ेगा, किसी को जाना पड़ेगा ना कहने के लिए कि हमको जो है से टिकस दिया जाए वैशाली से। जो आप जो सवाल कह रहे हैं कि हमारी दावेदारी है, मेरी दावेदारी जनता के सामने होगी। हमारा काम है लोग से ये हमको चिन्हे, हम इनको चिन्हे, ये जैसे हमको प्रेम से बुलाए हैं हम इनके यहाँ आए, हम बुलाएंगे ये हमारे यहाँ आए, वो हमारी प्रायोरिटी है। उससे ज़्यादा हमारा अभी कुछ नहीं है। समय आएगा लोग कहेगा कि लड़िए, हम लड़ेंगे। रघुवंश बाबू के स्वर्गवास के बाद कभी लालू यादव से बातचीत हुई? हाँ हुई है। हम ऐसे 1 महीना पहले गए थे उनका हालचाल लेने के लिए। हाथ टूट गया था तो हम हालचाल लेने गए थे। और भविष्य में क्या लगता है कि राजद अगर आपको स्वीकार करती है तो राजद के साथ जाएंगे? राजद तो दोनों पटिया बात अब मोटा मोटी एक होल है, तो अब स्वीकार करने का क्या बात है। तो सब लोग तो समाजवादी ही ना है। नीतीश जी भी समाजवादी हैं, लालू, सब लोग तो छात्र आंदोलन 74 से, मेरे पिताजी रामविलास, सब लोग तो उसी समय से निकला हुआ है। एक के पार्टी थी बाद में ना। मेरे पिताजी कहा करते थे समाजवादियों का कानून है से टूटो आ जुड़ो। ये आप समाजवादी इतिहास उठा करके देख लीजिए कि कुछ समय बाद लोग टूटता है, कुछ समय बाद लोग जुड़ता है, उसके बाद फिर टूटता है। एक सवाल और होगा, अगर जनता चाहेगी तो अगले लोकसभा चुनाव में क्या जनता के प्रतिनिधि के तौर पर आप? जनता मालिक है, जनतंत्र में जो जनता कहेगी वही होगा, वही होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो जनता चाहती है वो चीज़ नहीं होता है, लेकिन ऐसा जनतंत्र हम लोग दुनिया भर में सीना ठोक करके घूमते हैं कि हम लोग दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वोटर्स दुनिया के हम लोग सबसे बड़े जनतंत्र हैं। लेकिन आप एक चीज़ बताइए हमको कि चुनाव के समय आप 5 साल आप फिर चुनाव के समय जनता को अंतर बुझाता है कि नहीं बुझाता है? चुनाव के समय नेताओं की एक भाषा होती है, चुनाव के समय नेता लोग आकर के जनता के पास घूमते हैं और चुनाव के बाद जनता जा कर के नेता के पास घूमती है। बात है कि जनता की बात होनी चाहिए, जनता का काम होना चाहिए। छोटा छोटा बात है, आप मने जनतंत्र कहने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जनतंत्र में जनता का जब तक बात नहीं चलेगा, जनता को आप भागीदारी नहीं देंगे, जब तक इलेक्शन का लिमिट नहीं हटाएंगे, जब तक अभी सेंट्रल स्कूल में जनप्रतिनिधि MP लोग का कोटा होता था, एक MP का साल में 5 गो या 6 गो, और उसमें भी कानून था से आपके एरिया में सेंट्रल स्कूल होगा तब, आपके एरिया में सेंट्रल स्कूल नहीं है तो कूपन का कोई मतलब नहीं है। अब आप बताइए कि इस ग्राउंड पर इस कोटा को ख़त्म कर दिया गया कि भाई आप 5 आदमी का चुनाव कैसे कीजिएगा? आपको तो 5 गो है, आपका वोटर 15 लाख है, उसमें से 5 आदमी का चुनाव आप कैसे कीजिएगा? तो इस कोटा को सरकार ने ख़त्म कर दिया। लेकिन वहीं पर MP लैड है, MLA फंड है, ये सब को सरकार काहे नहीं ख़त्म करती है? आज से 20 साल पहले में अभी में बहुत अंतर आ गया। MLA और जो जनप्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि की ताकत बहुत है। काहे? वो जनता के प्रतिनिधि हैं, जनता की ताकत उसमें बसती है, इसीलिए उनको माननीय कहा जाता है, इसीलिए उनकी पूछ है। उनको फंड MP लैड ख़त्म हो, MLA फंड ख़त्म हो, और जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का काम करें। एक आखिरी प्रश्न होगा, रघुवंश बाबू के लिए कई पार्टियां भारत रत्न की मांग कर रहे हैं, इस पर क्या कुछ कहेंगे आप? कॉन्फ्लिक्ट है, वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। मेरे पिताजी भी कपूरी जी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानते थे, मेरे पिताजी भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानते। हम अपने पिताजी के लिए जो जनता है वो मांग कर सकती है। अब हमारे पिताजी कहते हैं कि ये हमार बेटा है, एकरे हम टिकस दें, एकरे हम लड़ाएं, तो वो चीज़ ठीक नहीं ना है। जनता मांग करेगी, लोग मांग करेंगे, हम कैसे मांग करें? हमारा मांग करना उचित है।
मांग उठी है, रघुवंश बाबू ने भी मांग की थी और प्रयास किया था, क्या आनंद मोहन को अब जेल से रिहाई मिलनी चाहिए? वो आनंद मोहन जी का क्या कानून, हम इन्हीं के मुंह से सुन रहे हैं, क्या कानूनी उनका ये है से हमको कोई जानकारी है नहीं। 14 साल पूरा कर चुके हैं, ओ, फिर भी अगर कानून कहता है माने अगर उनका सजा पूरा है तो उनको छूट जाना चाहिए, इसमें कौन इसमें अजूबा बात।